नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग टीजीटी सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस, जिसको आप राजनीति विज्ञान कहते हैं, उसके पाठ्यक्रम का विश्लेषणात्मक चर्चा करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि इसके सिलेबस में क्या क्या आता है और कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, कितने प्रश्न कहाँ से बन सकते हैं। ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका जो तैयारी है उसमें एक सही दिशा मिल सके और आपको ऊर्जा मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके पाठ्यक्रम की। ठीक है, अगर पाठ्यक्रम की बात करेंगे तो इसको मेनली 3 पार्ट में बांटा जाता है। ठीक है, 3 पार्ट कौन कौन से हैं देखिएगा, 1 2 3। पहले पार्ट में अगर आप देखना चाहें तो पहले पार्ट में आपका जो राजनीतिक सिद्धांत का पोर्शन है, ठीक है ना, सिद्धांत का पोर्शन आपका आ जाएगा। दूसरे में आपका आएगा राजनीतिक विचारक आ जाएंगे। ठीक है, राजनीतिक विचारक। अब राजनीतिक विचारकों को भी 2 भागों में बांटेंगे। ठीक है, पहला भाग और दूसरा भाग। पहला भाग आपका है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक और दूसरा है भारतीय राजनीतिक विचारक। ठीक, तीसरा है आपका भारतीय शासन एवं राजनीति। ठीक है, इसमें क्या क्या है देखिएगा, 3 पार्ट है। विश्लेषणात्मक जो है पाठ्यक्रम की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें पहला पार्ट है आपका राजनीतिक सिद्धांत एक पढ़ना होता है। फिर है आपका राजनीतिक विचारक, जिसमें से एक है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक और भारतीय राजनीतिक विचारक, 2 आपको पढ़ने होते हैं। इसके बाद भारतीय शासन एवं राजनीति के अंतर्गत जिसमें आप क्या पढ़ते हैं, भारतीय संविधान को। ठीक है ना, अभी देखते हैं इसका जो है फुल डिटेल चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट हम लोग उठाते हैं और देखते हैं। पहला पार्ट मैंने आपको क्या बताया है, राजनीतिक सिद्धांत का। तो देखा जाए राजनीतिक सिद्धांत में क्या क्या पूछा जाता है। पहला पार्ट शुरू करते हैं, राजनीतिक सिद्धांत। अब राजनीतिक सिद्धांत में सबसे पहले जो पहला टॉपिक आता है कि राजनीति शास्त्र की, राजनीति शास्त्र की सबसे पहले इसकी देखेंगे परिभाषा। ठीक, इसके बाद अर्थ, ठीक है ना, विषय क्षेत्र, और इसका नेचर जिसको आप बोलते हैं प्रकृति। ठीक है, प्रकृति। देखिए इतने चीज़ों को इसमें पढ़ना है, आपकी परिभाषा, अर्थ, विषय क्षेत्र, प्रकृति। अब देखिए यहाँ से आपका कम से कम, ठीक है, यहाँ से आपके कम से कम इस क्षेत्र से ही आपको 2 से 3 प्रश्न मिलने की संभावना होती है। ठीक है ना, 2 से 3 प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं। इसके बाद आता है, ये अभी हम लोग राजनीतिक सिद्धांत की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, सिद्धांत में फिर आ जाएगा अब राज्य में क्या क्या पढ़ना है देखिएगा। राज्य की परिभाषा पहली बात, तो फिर इसके निर्माणक तत्व देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं ना। निर्माणक तत्व, फिर इसमें क्या पूछेगा आपका राज उत्पत्ति के सिद्धांत। ठीक है, राज उत्पत्ति के सिद्धांत। देखिएगा इसमें पहली चीज़ है इसकी परिभाषा या अर्थ, दूसरा है इसके निर्माणक तत्व और तीसरा है राज की उत्पत्ति के सिद्धांत। अब देखिएगा यहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं, तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो राज की परिभाषा एवं अर्थ, यहाँ से भी आपको
कम से कम 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, 1 से 2 प्रश्न यहाँ मिल जाएंगे। इसके बाद है आपके राज्य के निर्माणक तत्व, यहाँ से भी आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। और राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत, यहाँ से पक्का और पक्का 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग एक बार ये देखेंगे, इसके बाद ये फिर से एक बार मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। ठीक है, तीसरा ये देखते हैं इसमें और क्या है। ठीक है, तीसरा देखते हैं। इसके बाद आपकी अवधारणाएं आ जाती हैं। राजनीतिक अवधारणाएं, राजनीतिक अवधारणाओं के अंतर्गत देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। अवधारणाओं में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संप्रभुता। ठीक है, फिर पढ़ेंगे कानून एवं दंड, फिर पढ़ेंगे हम लोग अधिकार। ठीक है, फिर पढ़ेंगे समानता, फिर आता है आपका न्याय। ठीक है, इसके बाद आपका है लोकतंत्र एवं अधिनायक तंत्र। ठीक है, ये सारे इम्पॉर्टेंट है। और विधि एवं दंड या कानून एवं दंड आपने देख ही लिया है। इसके बाद एक आता है आपका नागरिकता, नागरिकता का पार्ट। ठीक, ये राजनीतिक अवधारणाएं हो गए। इसके बाद राजनीतिक जो वाद हैं, ठीक है ना, इसके बाद आपका क्या पढ़ेंगे, चौथे नंबर पर राजनीतिक वाद, या इसको आप बोलें राजनीतिक विचारधाराएं, विचारधाराएं। इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या पढ़िएगा आप। तो इसमें आप पढ़ेंगे सबसे पहले व्यक्तिवाद, फिर आपका आ जाएगा उदारवाद। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा फासीवाद, फिर है आपका वैज्ञानिक समाजवाद। ठीक है ना, ये तो हो गया आपका पहला, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत हम लोगों ने देखा। अब आइए दूसरा देखते हैं विचारकों में। अब विचारकों की बात करते हैं, ज़रा देखेंगे विचारकों में क्या क्या पढ़ना है हमको। तो दूसरा यहाँ से शुरुआत करते हैं विचारकों को, यानी कि राजनीतिक विचारक। ठीक है, 2 हमने बताए थे। तो सबसे पहले शुरू करेंगे पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों को। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में सबसे पहला आपको जो पढ़ना है वो है, यूनान से शुरू होता है तो वहीं से शुरू करेंगे, तो प्लेटो। ठीक, इसके बाद है अरस्तु, हॉब्स, या इसको आप ऐसे समझें। ठीक है, प्लेटो और अरस्तु। ठीक, पार्ट 1 बना लीजिए। पार्ट 2 में हॉब्स, लॉक, रूसो। ठीक है, पार्ट 3 बना लेते हैं। पार्ट 3 में आपके हो जाएंगे बेंथम और J.S. मिल। ठीक है ना, और पार्ट 4 बना लेंगे कार्ल मार्क्स। देखिएगा अब इसमें देखिए, इस तरीके से समझेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। जो आपके प्लेटो और अरस्तु हैं, ठीक है, प्लेटो जो और अरस्तु हैं, ये आदर्शवादी विचारक हैं। आदर्शवादी राजनीतिक
विचारक। ठीक, इसके बाद आपके प्लेटो अरस्तु हो गया, हॉब्स लॉक रूसो, ये सभी समझौतावादी हैं, समझौतावादी राजनीतिक विचारक। ठीक है, इसके बाद बेंथम और जेएस मिल, ये कैसे हैं, ये आपके उपयोगितावादी राजनीतिक विचारक हैं। ठीक है ना। इसके बाद आपके हैं कार्ल मार्क्स, ये आपके कैसे हैं, ये मार्क्सवादी। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। एक बार पहले सिलेबस देख लेते हैं, फिर हम इसका डिटेल्ड एक बार एनालिसिस करते हैं। ठीक है ना। ये तो हो गए पाश्चात्य। अब आते हैं दूसरा, हम लोगों ने क्या बनाया था, भारतीय चिंतकों में, भारतीय राजनीतिक चिंतकों में बात करें तो इसमें आपको पढ़ना है नंबर 1 में मनु, दूसरे में कौटिल्य और तीसरे में गांधी। ये दोनों लोग प्राचीन हैं। ठीक है, मनु और कौटिल्य, गांधी जी, इनको आप आधुनिक मान सकते हैं। ठीक है, आधुनिक। तो ये तो हो गया आपके विचारकों में। तीसरा पोर्शन क्या बताया था हमने आपको, तीसरा पोर्शन था भारतीय शासन एवं राजनीति का। आइए इसको भी देख लेते हैं, भारतीय शासन एवं राजनीति, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तीसरा पार्ट भारतीय शासन एवं राजनीति। भारतीय शासन एवं राजनीति में अगर देखेंगे तो सबसे पहले तो आप शुरुआत करेंगे संविधान के बारे में। सब भारतीय परिप्रेक्ष्य में होगा। ठीक है ना। भारतीय संविधान के बारे में शुरुआत करेंगे, भारतीय संविधान की परिभाषा, इसका वर्गीकरण। ठीक, इसके बाद आपका आ जाएगा दूसरे नंबर पर सरकार का प्रकार, सरकार के प्रकार। सरकार के प्रकार में देखिएगा क्या क्या, कौन कौन से पढ़ना है, संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक, ये तुलनात्मक रूप में पढ़ना है, पहला हो गया। दूसरा है आपका और एकात्मक एवं संघात्मक, ये सब सरकार के रूप हैं, है ना, सरकार के रूप में। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, तीसरे नंबर पर सरकार के अंग, सरकार के अंग। ठीक, सरकार के अंग में क्या क्या पढ़ेंगे, व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका, फिर आपका आ जाएगा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। ठीक, सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। इसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। इसके बाद आपका जो कुछ है, निर्वाचन प्रणाली आपकी आएगी। ठीक है ना, निर्वाचन प्रणाली। निर्वाचन प्रणाली के बाद आपका है इसमें ही चुनाव आयोग, फिर आ जाएगा चुनाव सुधार। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ेंगे राजनीतिक दल। ठीक, राजनीतिक दल एवं मतदान व्यवहार। ठीक, राजनीतिक दल के साथ साथ आप इसमें एक पढ़ते हैं प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप का मतलब दबाव समूह। ठीक है, इसमें दिया नहीं है लेकिन आप इसको जानें, दबाव समूह, ये भी आपसे पूछता है। ठीक, राजनीतिक दल और दबाव समूह का दोनों का जो है संबंध होता है। इसके बाद इसी पर मतदान व्यवहार भी पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है भारतीय राजनीतिक प्रणाली। ठीक है, अगला देखेंगे
नेक्स्ट है जो आपका इसी में अगला दिया है कि तिलक, गोखले, गांधी और नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, जिन्ना, डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनका, ठीक है ना, इनका राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, मतलब कि 1857 के बाद से जो है आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। 1857 के बाद से जो भी इस क्षेत्र में, मतलब राजनीति के क्षेत्र में जो भी कार्य इनके द्वारा किए गए हैं, मतलब संविधान बनाने के लिए या स्वतंत्रता पाने के लिए, उनका जो है योगदान पढ़ना है। किनका किनका? तिलक, गोखले, गांधी, नेहरू, सुभाष, जिन्ना, डॉक्टर अम्बेडकर का, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। आगे देखते हैं। अब भारतीय संविधान यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो भारतीय संविधान यहाँ से देखिएगा, भारतीय संविधान शुरू हो रहा है, ठीक है ना। भारतीय संविधान, सबसे पहले तो इसकी मुख्य विशेषताएं, इसके बाद है आपका मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके बाद आप पढ़ेंगे संघ की सरकार। संघ की सरकार में देखिए क्या क्या पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, देखते जाइएगा बहुत ध्यान से और लिखते जाइएगा, मंत्रिपरिषद, ठीक है। इस मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आप प्राइम मिनिस्टर वगैरह सब पढ़ेंगे, जो कैबिनेट होती है वो सब पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद है आपका संसद। संसद के अंतर्गत आप लोकसभा, राज्यसभा, है ना, संसद। फिर आता है आपका सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना। फिर है आपकी न्यायिक सक्रियता, ये सब आपको पढ़ना है, न्यायिक सक्रियता। ये तो संघ सरकार हो गई। इसके बाद पढ़ते हैं हम राज्य सरकार के बारे में। जैसे यहाँ पर राष्ट्रपति पढ़ा गया, यहाँ पर आप पढ़ेंगे राज्यपाल। राज्यपाल के बाद यहाँ का विधानमंडल, ठीक है ना, या मुख्यमंत्री इन्होंने लिख दिया है, मुख्यमंत्री के बारे में, ठीक है। जैसे यहाँ मंत्रिपरिषद में PM वगैरह, कैबिनेट वगैरह पढ़ते हैं, वैसे यहाँ राज्य के विधानमंडल के बारे में, यानी कि मुख्यमंत्री, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे और आ जाएगा आपका केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। वैसे इसको अलग ही रखें इनके बाद तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। देखते हैं अगला है, देखेंगे जिला प्रशासन। जिला प्रशासन के अंतर्गत क्या पढ़ना है भाई? जिलाधिकारी, ठीक है। इसके बाद है लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण एवं पंचायती राज, ठीक है ना। इसके बाद आप पढ़ेंगे भारतीय, ये सब देखिए अलग अलग टॉपिक हैं, भारतीय लोकतंत्र, अब ये सब आप कहीं कहीं पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद भारतीय राजनीति में जातिवाद, राजनीति में जातिवाद, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको अलग से पढ़ना है। जातिवाद, क्षेत्रवाद, ठीक है, भारतीय राजनीति में जातिवाद, क्षेत्रवाद एवं सांप्रदायिकता, ये आपको पढ़ना है, सांप्रदायिकता, ठीक। साथ ही साथ इसमें क्या पढ़ना है आपको? राजनीतिक दल, जो अभी आपने ऊपर पढ़ा था, राजनीतिक
दल, एक तरीके से ये देखा जाए तो ये कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का भी पार्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ है। फिर राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या, राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या। इसके बाद आपका है राजनीतिक दल, राजनीतिक दल एवं दबाव समूह। देखिए हमने ऊपर आपको बताया था और यहाँ पर है भी। इसी में आप पढ़ेंगे भारतीय प्रशासन, भारतीय प्रशासन। भारतीय प्रशासन के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे देखिएगा, नौकरशाही, नौकरशाही, ओम्बुड्समैन यानी कि लोकपाल, लोकायुक्त, लोकपाल, लोकायुक्त, ठीक है ना। इसके बाद आप पढ़ेंगे थोड़ा सा जो है आईआर का पोर्शन यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत पढ़ेंगे भारत एवं संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूएनओ के बारे में, भारत एंड यूएनओ के बारे में आप पढ़ेंगे। तो इतना ये पूरा टीजीटी का सिलेबस है। तो ये आप पहले तो नोट डाउन कर लीजिए। अब एक बार देखिए शुरू से देखते हैं और क्वेश्चंस कहाँ से कितने बनते हैं ये जानने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। वैसे तो पूरा का पूरा ही इम्पॉर्टेंट है, एक बार आइए देख लेते हैं फटाफट। तो शुरुआत करेंगे, अगर समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले जो पाठ्यक्रम है आपका टीजीटी सिविक्स का, उसको 3 पार्ट में बांटा गया है, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विचारक। राजनीतिक विचारक भी 2 भागों में, एक पाश्चात्य राजनीतिक विचारक और भारतीय राजनीतिक विचारक। इसके बाद तीसरा पार्ट है भारतीय शासन एवं राजनीति, जिसके अंतर्गत आप भारतीय संविधान, साथ ही साथ थोड़ा सा पोर्शन आप जो है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का, थोड़ा सा पार्ट आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का और थोड़ा पार्ट आप इंटरनेशनल रिलेशन का भी पढ़ते हैं। ये सब इसी में मिक्स्ड है, लेकिन सबसे ज़्यादा पार्ट किसका है, भारतीय संविधान का, जिसको आप भारतीय शासन एवं राजनीति का नाम भी देते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत में जो राजनीतिक शास्त्र की परिभाषा, अर्थ, विषय, क्षेत्र, प्रकृति है, यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न मिल जाते हैं लगभग। इसके बाद आपको राज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, ठीक है ना। यहाँ से आपको अगर टोटली देखा जाए तो यहाँ से आपको कम से कम 4 प्रश्न मिलने की संभावना है। क्या कि राज की परिभाषा और अर्थ से, राज का निर्माणक तत्व इम्पॉर्टेंट है बहुत ही। इसके बाद राज की उत्पत्ति के सिद्धांत, ये भी इम्पॉर्टेंट है बहुत ही, है ना। तो यहाँ से इन तीनों से मिलाकर के आपको 4 प्रश्न केवल यहाँ से मिल जाएंगे और इन सब से मिलाकर आपको कम से कम 2 प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे। तो यहाँ से 4, यहाँ से 2। राजनीतिक अवधारणाएँ हैं इसके बाद। इसमें सबसे पहले है संप्रभुता, अपने आप में ही एक अलग चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमेशा आपको 1 या 2 प्रश्न मिलते हैं, ठीक है ना। इसमें आप ऑस्टिन, ठीक है, का जो कानूनी संप्रभुता है उसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 प्रश्न बनते ही बनते हर बार। कानून एवं दंड से भी आपको 1 प्रश्न मिल जाएगा। अधिकार से आपको कभी कभी 1 और कभी कभी नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन समानता से आपको 1 से 2 प्रश्न मिल जाएंगे। न्याय से आपको 1 से 2 प्रश्न मिल जाएंगे। लोकतंत्र एवं अधिनायक तंत्र से भी आपको 1 या 2 प्रश्न मिल जाएगा। नागरिकता से आपको 1 कभी कभी नहीं मिलता है यहाँ से प्रश्न, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा। अगला देखेंगे राजनीतिकवाद या विचारधाराओं में जो आपका है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद यहाँ से भी आपको 2 से 3 प्रश्न मिल जाएंगे। यहाँ से आपको उदारवाद से भी 2 से 3 प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है ना। व्यक्तिवाद तो चलिए यहाँ से 1 या 2, यहाँ से 2 और 3 प्रश्न मिल जाएंगे। फांसीवाद से भी आपको 1 या 2 प्रश्न मिलता है। वैज्ञानिक समाजवाद जो मार्क्सवाद है वहाँ से भी 1 या 2 प्रश्न मिल जाते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मतलब आप लोगों को ये पढ़ना ही पढ़ना है। टीजीटी की बात की जा रही है यहाँ पर। अगला देखेंगे राजनीतिक विचारकों की बात आ रही है। तो राजनीतिक विचारकों में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं, जिसमें से हम लोगों ने एक आदर्शवादी विचारकों का मतलब बनाया है संगठन। तो उसमें प्लेटो और अरस्तू हो जाएंगे, ठीक है ना। प्लेटो और अरस्तू हो जाएंगे। यहाँ से आप कम से कम 3 प्रश्न मिल जाएंगे। हॉब्स लॉक रूसो बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉब्स लॉक रूसो राज की उत्पत्ति के बारे में भी ये आपके वहाँ पर मतलब सिद्धांत में भी आ जाएंगे, बाकी आपको यहाँ पढ़ना है।
ये इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ से भी आपको 2 से 3 प्रश्न मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके हैं बेंथम, जेएस मिल, ये दोनों भी उपयोगितावादी सिद्धांत हैं, ये विचारक हैं, ये आपको सिद्धांत में भी मिल जाएंगे। ठीक है ना, सिद्धांत में समानता, स्वतंत्रता, इन सब में भी आप ये सब मिलेंगे, तो यहाँ से भी आप इनके विचारों को पढ़ेंगे, कम से कम 3 से 4 प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे। इसके बाद मार्क्स से भी आपको कम से कम 2 से 3 प्रश्न यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि मार्क्स को ऊपर भी विचारधाराओं में भी पढ़ना है। एक बार देखिए, ये जो विचारक है ना, इन्हीं की विचारधाराएं आपको ऊपर मिलेंगी, और बाकी यहाँ पर आपको जो क्या कहते हैं कि अवधारणाएं हैं, यहाँ से कई विचारों को पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, जो सिद्धांत है यहाँ से कई विचारों को आपको पढ़ने के मिलेगा, अलग अलग, स्वतंत्रता, समानता हो गया, अधिकार हो गया, न्याय हो गया, इन सब में बहुत विचारकों को पढ़ने को मिलेगा, इसलिए सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप भारतीय राजनीतिक चिंतकों की अगर बात करें तो इसमें आपके मनु और कौटिल्य हैं, यहाँ से हर साल जो है आपको कम से कम 2 प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। गांधी जी से आपको 1 या 2 प्रश्न देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स का ये चार्ट है, यहाँ से आपको कम से कम 4 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ से आपको जो है 3, 2, 5, 3, 8, 2, 10, लगभग 10 प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे, है ना, 10 प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे, 4 प्रश्न आपको लगभग यहाँ से मिल जाएंगे इंडियन से। इसके बाद आपका भारतीय शासन एवं राजनीति का पोर्शन है। ठीक है ना, भारतीय शासन एवं राजनीति का पोर्शन, इसमें जो है संविधान की परिभाषा, वर्गीकरण, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, बट वहाँ से इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है कि सरकार के प्रकार, यहाँ से 100% संसदात्मक और अध्यक्षात्मक, एकात्मक और संघात्मक, यहाँ से पक्का आपको 2 प्रश्न मिलने की संभावना रहती है। ठीक है, इसके बाद सरकार के अंग, व्यवस्थापका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी आपको 3 से 4 प्रश्न मिल जाते हैं। निर्वाचन प्रणाली, चुनाव आयोग, चुनाव सुधार, यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न मिल जाएंगे, ये सब इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। राजनीतिक दल, दबाव समूह, मतदान व्यवहार, यहाँ से आपको जो है हमेशा 1 या 2 प्रश्न बनने की संभावना होती है। भारतीय राजनीतिक प्रणाली जो है आपको देख लेना है, ये सब भारतीय राजनीतिक प्रणाली का ही अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद तिलक, गोखले, गांधी, नेहरू, सुभाष, जिन्ना, डॉक्टर अम्बेडकर, इनका सभी का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न पूछेगा। अब इसमें से काफ़ी चीज़ें आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे, जैसे अम्बेडकर और गांधी जी, नेहरू जी, इन सबको आप पढ़ ही रहेंगे, और थोड़ा सा जो है स्वतंत्रता संघर्ष को आपको देख लीजिएगा तो आपको ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं है तो बहुत ज़्यादा अभी डीप में मत जाइएगा, सबसे लास्ट में इसको पढ़िएगा, क्योंकि 1857 के बाद से पूरा जो है 1947 तक, जब से देश हमारा आज़ाद हुआ, भारत देश, तब तक जो आपको पढ़ना होगा। 1857 से लेकर के आपका 1947 तक की जो भी घटनाएं हुई, कि संविधान बनने की प्रक्रिया कैसे रही, ठीक है ना, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आइए, भारतीय संविधान जो है यहाँ मूल रूप से शुरू होता है, जिसमें भारतीय संविधान की विशेषताएं, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, विशेषताओं से कभी बनता है कभी नहीं बनते हैं प्रश्न, लेकिन मौलिक अधिकार यहाँ से 100% 2 प्रश्न, डीपीएसपी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, यहाँ से भी 2 प्रश्न आपके। इसके बाद आपके संघ सरकार आ जाती है, संघ सरकार में राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, न्याय सक्रियता, यहाँ से आपको कम से कम 3 से 4 प्रश्न मिलने की संभावना हमेशा होती है। राज्य सरकार से आपको राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, पहले तो ये देखिए कि यहाँ से आपको कम से कम 3 प्रश्न मिल जाएंगे, केंद्र राज्य संबंध से भी 1 या 2 प्रश्न यहाँ से मिल जाते हैं। इसके बाद आपका है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं पंचायती राज, इस जगह से आपको हमेशा 2 से 3 प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर आपको 2 से 3 प्रश्न मिल जाएंगे। जिला अधिकारी से भी आपको 1 आध प्रश्न कभी कभी मिलता है। इसके बाद भारतीय लोकतंत्र आप ऊपर भी पढ़े हुए हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, ये थोड़ा सा पोर्शन है, इसको आप अगर कहीं से पढ़ पाएँ तो पढ़ लें, यहाँ से 1 आध प्रश्न कभी बन जाता है। ठीक है, वैसे जब आप भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो उसमें जैसे SC/ST आयोग है, OBC आयोग है, ये सारी चीज़ें वहाँ कवर कर लेंगे, तो वहाँ से सारी चीज़ें आज किस अनुसूचियों में जो है दिया हुआ, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति के बारे में, या इस तरीके की चीज़ें जो भी हैं, स्पेशल क्षेत्रवाद के बारे में, सांप्रदायिकता के बारे में सभी को संभाव दिया गया है, जैसे कि प्रस्तावना हो गया, DPSP है, मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, इन सब में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं वैसे, है ना। अगर आप वो पढ़ लेते हैं तो ये आपका पोर्शन ऐसे ही तैयार हो जाएगा। लेकिन भारतीय लोकतंत्र आप ऊपर सिद्धांत में पढ़े रहेंगे, तो यहाँ से कोई स्पेशली यहाँ से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद ये राजनीतिक दल है, आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या है, राजनीतिक दल एवं दबाव समूह, यहाँ से आपको पक्का 1 से 2 प्रश्न मिलते ही मिलते हैं।
राजनीतिक दल और राजनीतिक दबाव समूह, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों इसी में इंक्लूडेड हैं, ठीक। अब राजनीतिक दल को अलग से क्या, राजनीतिक दल पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, दबाव समूह पढ़ेंगे तो 1 से 2 प्रश्न यहाँ से हो जाएगा। राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या, यहाँ के प्रश्न आप ऑटोमेटिकली ही कर लेंगे इतना अगर पढ़े रहेंगे तो। क्यों? क्योंकि ये सब आपकी जो है माइंड पर निर्भर करेगा, ये आप हल कर लेंगे। फिलहाल भारतीय प्रशासन यानी कि पबैड में देखिए थोड़ा सा पढ़ना है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं। नौकरशाही और ओम्बुड्समैन, लोकपाल एवं लोकायुक्त, यहाँ इन तीनों से आपको कम से कम जो है 2 से 3 प्रश्न मिल जाते हैं। इसके बाद भारत एवं संयुक्त राष्ट्र संघ, यहाँ से भी आपको कम से कम 2 या 3 प्रश्न मिल जाते हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशन या अंतर्राष्ट्रीय संबंध जिसको बोलते हैं आप, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा किस पोर्शन से कितना आपको पूछे जाने की संभावना होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये IR का पोर्शन है, ये भारतीय प्रशासन का पोर्शन है, और ये चीज़ जो ये है, ये इतना आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पोर्शन है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या है कि भाई सरकार के बारे में पढ़ना है, राजनीतिक दल क्या है ना, ये सारी चीज़ें। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वैसे सब तो एक दूसरे से रिलेटेड ही है, बट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और आपका ये भारतीय प्रशासन या संविधान जो है बिल्कुल इंक्लूडेड है। कुछ चीज़ें आप जो वहाँ पढ़ेंगे वही इसमें पढ़ेंगे, और जो इसमें पढ़ेंगे वही उसमें होगा, ठीक। तो ये इतनी चीज़ें हैं, आपको आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो इससे क्या है, ये इसलिए बताने का प्रयास किया मैंने ताकि आपको जो तैयारी है उसको एक दिशा मिल सके, है ना, उसको एक दिशा मिल सके। तो अब एक बार देखते हैं कि देखिए किस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं। यहाँ से 2 4 2 6 6, और यहाँ से लगभग 8 से 10 प्रश्न हो जाएंगे, है ना, 6 और 10 6 16 यहाँ से भी लगभग 8 16 8 4 12 22 हो गए। यहाँ से भी आप 10 मान लीजिए, 22 10 आपके 32 और 4 यहाँ से 36 और 2 38 और 4 42 2 44 2 46 2 48 49 50 4 54, ठीक है, 54 और 3 2 5 4 9 59 और 60। ये देखिए मतलब लगभग यहाँ से आपके प्रश्न सारे यहाँ से बन जाएंगे। और टोटल एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि TGT का जो पोर्शन है ये भी थोड़ा समझ लीजिएगा। TGT जो है, TGT करना कैसे होता है, इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं ना, 4 सब्जेक्ट होते हैं। अब मैं सोशल साइंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, केवल सोशल साइंस के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि फिर आप ये मत समझने लगिएगा कि ये मैं सबके बारे में बता रहा हूँ। सोशल साइंस, TGT का जो सोशल साइंस है इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, 4 सब्जेक्ट होते हैं। 4 सब्जेक्ट में जैसे पहला है आपका इकोनॉमिक्स, या इसको आप बोलते हैं अर्थशास्त्र। दूसरा है सिविक्स, जिसको आप बोलते हैं राजनीति विज्ञान। तीसरा आपका है ज्योग्राफी, जिसको आप बोलते हैं भूगोल, ठीक है। एक है आपका हिस्ट्री, मतलब कि इतिहास या भारतीय इतिहास, ठीक है। अब इन चारों में से आपको कोई भी 2 पोर्शन हल करना होता है, कोई भी 2 सब्जेक्ट, ठीक है। या तो आप इकोनॉमिक्स राजनीति विज्ञान ले लीजिए, या राजनीति विज्ञान भूगोल ले लीजिए, या भूगोल इतिहास ले लीजिए। बहुत लोग राजनीति विज्ञान और इतिहास का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, बहुत लोग भूगोल और राजनीति विज्ञान का बनाते हैं, बहुत लोग इतिहास और इकोनॉमिक्स का बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से कोई भी 2 हल करने होते हैं। अब देखिएगा जो TGT का पेपर है वो कैसे, टोटल तो 125 क्वेश्चन आते हैं ना, 125 में भी ये बटे होते हैं 62 प्रश्न और 62, तो 62 और 62 कितने हो गए टोटल। अगर इनको टोटल करेंगे तो ये हो गया कितना, तो ये हो गया 2 2 4 और 6 6 12 124। अब सोच रहे होंगे मैंने 125 बताया है, तो यहाँ पर एक प्रश्न जो होगा वो सभी से होगा, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपका ज्योग्राफी, इन चारों से 4 प्रश्न दिए होंगे, जिसमें से कोई भी एक हल कर देंगे आप। यानी कि ये एक प्रश्न ये हो गया, टोटल हो गया 125। ये समझ में आ रहा है। और अगर आपको इसमें सफलता पानी है तो दोनों पोर्शन, मान लीजिए कि एक तो सभी लोग एक पोर्शन सभी रखते हैं आपका सिविक्स, ठीक, और
सिविक्स तो सभी का होता है, लगभग सबका होता है सिविक्स, ठीक है। इसके बाद आपका सबसे ज़्यादा लोग लेते हैं हिस्ट्री, फिर लेते हैं आपका लोग ज्योग्राफी, फिर लेते हैं आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो आप अगर सिविक्स ले रहे हैं, इधर सिविक्स है आपका, तो सिविक्स में से 62 में से कम अगर आपने यहाँ पर 50 प्लस नहीं किया तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ से भी आप अगर हिस्ट्री ले रहे हैं तो हिस्ट्री से भी कम से कम आपको 45 प्लस करना होगा, यहाँ से भी 45 प्लस, ठीक है ना। 2 पोर्शंस आपको ऐसे ही करने होंगे। तो अब जब आप जोड़ेंगे तो 50 प्लस 45 तो ये हो जाएगा 95 प्लस, और अगर आपने 95 क्वेश्चन कर दिए तो 100% आपको जो है सिलेक्शन मिल जाएगा। और ये भी आपको बताते चलें कि टीजीटी में इंटरव्यू अब नहीं है, ठीक है ना। टीजीटी में अब इंटरव्यू नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अब जो आप ये रिटन लेते हैं, ये जो आप जो रिटन पेपर देते हैं एमसीक्यू का, उसी के आधार पर आपका मेरिट बनता है, ठीक है ना। तो अगर आप 95 प्लस हैं, 95 क्वेश्चन प्लस हैं, तो आपका 100% सिलेक्शन हो सकता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिए। और सिविक्स अगर है आपका, ठीक है, तो वहाँ से कम 50 प्लस रखने की संभावना रखें, तभी आप जो है यहाँ से इसको गेन कर पाएंगे, वरना ये गेन नहीं हो सकता, क्योंकि सिविक्स से ही लोग उठाते हैं। और एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आप सिविक्स पढ़ रहे हैं तो सिविक्स के लिए मेरे चैनल पर कई वीडियोस पड़ी हुई हैं ना, कई वीडियोस पड़ी हैं, जो कि मेरा चैनल है सोशल नोट, जिस पर आप ये देख रहे हैं, ठीक है। आप इसको क्या करिए, सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर डेली 10 बजे से, रात में 10 बजे से डेली क्या हो रहा है कि लाइव प्रैक्टिस भी चल रही है, पहली बात, ठीक है। डेली क्या है, लाइव प्रैक्टिस चल रही है। और दूसरी चीज़ है कि संडे को मैराथन होता है, ठीक है। मैराथन मतलब लगभग 120 से 125 प्रश्नों को हल किया जाता है। और ये जो लाइव क्लास है ना, ये लाइव क्लास है रात के 10 बजे में, रात 10 बजे से, इसमें आपको जो है व्याख्यात्मक हल मिलता है। व्याख्यात्मक हल मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन हो गया है, उसके 4 ऑप्शन है और मैंने एक बताया और आगे बढ़ गया, ऐसा नहीं है। अगर उस जगह पे कोई चीज़ समझाने वाली है तो मैं उसको समझाते हुए आगे चलता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो देखना हो तो आप यहाँ पर लिंक में जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी वीडियो आप देखिए जो प्रैक्टिस किया गया है, तो उससे आपको ज़रूर से ज़रूर लाभ मिलेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये आप टीजीटी का जो सिलेबस है, इसके डिटेल्ड वीडियो आपको समझ में आएगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। और आपको किसी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट करिएगा, ठीक है। या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें हैं, मैं सदैव आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर उपस्थित रहूँगा, और आप जैसा भी लिखेंगे उसी प्रकार से आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी। बाकी आप प्रैक्टिस के लिए डेली जो है रात में 10 बजे यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, डेली रात में 10 बजे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाकी संडे को भी प्रैक्टिस होती है मैराथन 1 या 2 बजे से दिन में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही। और आपको कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।